गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी के लिए बेसिक अकाउंटिंग क्लास बेसिक अकाउंटिंग के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो है मेरा वो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेटा जब हम अकाउंटेंसी स्टार्ट करते हैं तो हमें अकाउंटेंसी का बेसिक अकाउंटिंग जो टर्म है उनका पता होना चाहिए। हम कोई भी सब्जेक्ट जब स्टार्ट करते हैं तब उसके बारे में जो कंपल्सरी रिक्वायरमेंट्स है, कंपल्सरी जो उसके वर्ड्स है, उनकी टर्म्स है, उनका हमें पता होना चाहिए कौन से वर्ड को किस यूज में लिखना है। सबसे पहला है फर्स्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शंस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल जिसमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड है बेटा इवेंट। बेटा जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उस बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या है वो आपका इवेंट होगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट इवेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपने परचेज किया, आपने सेल किया, आपने किसी क्रेडिटर को पेमेंट किया, आपने किसी डेटर से पेमेंट रिसीव किया। तो ये सब करने से जो आपका रिजल्ट हुआ, जो फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंजेस हुए वो आपके इवेंट हो जाता है। थर्ड है बेटा आपके अकाउंट। अकाउंट एक फॉर्मेट होता है बेटा, इसके 2 पार्ट होते हैं। इस टाइप का फॉर्मेट होता है। वन पार्ट जो है इसका वो डेबिट होता है और सेकंड पार्ट इसका क्रेडिट होता है। इस फॉर्मेट में हम बेटा इसके डेबिट अमाउंट को इस साइड लिखते हैं, क्रेडिट को इस साइड लिखते हैं, यानी एडिंग और सबट्रैक्टिंग एक वन प्लेस में होता है। इसको बोलते हैं अकाउंट, एक फॉर्मा होता है। तो आपका अकाउंट हो गया थर्ड। उसके बाद में नेक्स्ट है कैपिटल। देखिए बेटा नेक्स्ट है आपका और कैपिटल।
it refers to the investment by the proprietor in the business enterprises. बिजनेस एंटरप्राइजेज में प्रोप्राइटर द्वारा बिजनेस एंटरप्राइजेज में प्रोप्राइटर द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो कैपिटल होता है। इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोप्राइटर, इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोप्राइटर। इसके बाद में होता है ड्राइंग। बेटा बिजनेस में से हम कोई भी पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस से अगर पेमेंट करते हैं, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं या पर्सनल यूज के लिए कोई पेमेंट करते हैं तो वो आपका ड्राइंग होता है। क्या होता है? ड्राइंग होता है। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे ड्राइंग में आएंगे। नेक्स्ट है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब है आपको इन फ्यूचर ये आपकी लायबिलिटी है, आप लायबल हो इस चीज की, कोई भी पेमेंट आपको देना है वो सबके लिए आपकी लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी बेटा इट रेफर्स टू द अमाउंट which the firms owes to outsiders in the words of Binet and Miller. Liabilities are debts, they are amounts owed to creditors. This can be expressed। तो लायबिलिटी जो होती है वो आपके लॉन्ग टर्म भी होती है और करंट लायबिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म और करंट लायबिलिटी। करंट का मतलब जिसका पेमेंट आपको 1 ईयर में करना है, विद इन 1 ईयर 12 मंथ, और जिसका आउट ऑफ 12 मंथ वो आपको लॉन्ग टर्म होगी, ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी। ठीक है। इसके बाद में है बेटा आपके असेट्स। असेट्स anything which is in the possession or is the property of a business enterprise, including the amounts due to it from others, is called an assets. In other words, anything which will enable a business enterprise to get cash or a benefit in future is an assets। बेटा assets जो होती है उसका बेनिफिट मिलेगा आपको इन फ्यूचर। असेट्स में 2 टाइप्स की होती है अपने, नॉन करंट असेट्स फॉर एग्जांपल लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है जो लॉन्ग टाइम चलती है वो नॉन करंट है। और करंट असेट्स कैश हुआ, बैंक हुआ, स्टॉक हुआ, ये आपके नॉन करंट असेट्स, सॉरी करंट असेट्स होती है, ये आपके असेट्स हो गए। इसके बाद है बेटा रिसीट्स। Receipts. It is also necessary to make a proper
distinction between capital receipts and revenue receipts because the revenue receipts are shown on the credit side of the trading P&L account and capital receipts are shown in the balance sheet either as increase in liabilities or as reduction in the value of the assets. तो बेटा टू टाइप्स की होती है, एक तो होती है रेवेन्यू रिसीप्ट और एक होती है कैपिटल रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स तो आपकी वो रिसिप्ट्स होगी जिसमें पीएल ट्रेडिंग में दिखाते हैं, टीपीएल में दिखाते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल में दिखाते हैं कि बाद में बड़े बड़ा ट्रेडिंग पीएल क्या होता है। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट्स होती है आपके जो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बैलेंस शीट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। तो कैपिटल रिसिप्ट जो है या तो लायबिलिटीज को इंक्रीज करेगी या फिर असेट्स को डिक्रीज करेगी। कैपिटल रिसिप्ट्स ये आपके बेटा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में रिसिप्ट्स हो गया। इसके बाद में आता है बेटा एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आपका एक्सपेंडिचर। बेटा एक्सपेंडिचर जो है एनी डिस्बर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इंक्रीज liabilities for the purpose of acquiring assets, goods or services is called expenditure. It means that any type of payment for the receipt of a benefit is terms as in expenditure। ये भी टू टाइप्स का होता है। एक तो आपका है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वही सेम जो ट्रेडिंग पीएल में शो होता है वो आपका रेवेन्यू होगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है आपका जो आपके बैलेंस शीट में शो होता है। जो आपके बैलेंस शीट में शो होता है। बेटा रेवेन्यू का मतलब जो आप ट्रेडिंग पीएल में शो कर रहे हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, ये करंट ईयर के लिए होता है रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल करंट ईयर के लिए जो एक्सपेंसेस जो जैसे मान लो सैलरी पेड किया हमने तो करंट पीरियड के लिए कर रहे हो, रेंट पेड किया करंट पीरियड के लिए कर रहे हो तो वो तो रेवेन्यू है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी कि उनका जो बेनिफिट है इन फ्यूचर मिलता रहता है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग परचेज कर ली तो बिल्डिंग जो है बेटा उसका 1 ईयर या करंट ईयर का बेनिफिट नहीं है, वो तो आपको आगे नेक्स्ट आपके जो फ्यूचर के जो ईयर्स है उनमें भी उसका बेनिफिट मिलता रहेगा आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्नीचर परचेज कर लिया, फैन परचेज कर लिए, लैंड है, ये सब बेटा इन फ्यूचर भी आपको बेनिफिट देती रहेंगी। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में है तो असेट्स को आपके इंक्रीज करेगा। इससे क्या होगा? या तो देखो इससे टू टाइप्स के वर्क होंगे, या तो आपकी असेट्स इंक्रीज होगी, असेट्स इंक्रीज, या फिर आपकी कोई लायबिलिटीज है पहले की वो डिक्रीज हो जाएगी, उसको पेड कर देंगे। कोई लोन ले रखा आपने तो उसको पेड कर देंगे, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। असेट्स इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, इसके बाद में बेटा एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में डिफरेंस है। एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि सेलिंग और प्रोड्यूसिंग में कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज।
उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं बेटा वो एक्सपेंसेस होते हैं एक्सपेंसेस, कॉस्ट इनकर्ड selling of goods and services. क्या बेटा कॉस्ट इनकर्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो आपके एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस के बाद में नेक्स्ट है आपका इनकम। बेटा नेक्स्ट आपका इनकम। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। अमाउंट इश्यूड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। बेटा सेल से जो अमाउंट इश्यूड होता है वो तो रेवेन्यू होता है, लेकिन ये रेवेन्यू से डिफरेंट होता है, रेवेन्यू से डिफरेंट होता है बताइए। यानी रेवेन्यू तो सेल का जो अमाउंट है वो तो क्या है रेवेन्यू है, ये अलग है। ये है बेटा द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंसेस, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। बेटा ये होता है सरप्लस होता है, surplus of revenue over expenses। यानी जो एक्सपेंसेस हुए हैं उन पे आपके रेवेन्यू उनसे कितना ज़्यादा है, सरप्लस कितना है, वो आपकी इनकम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा प्रॉफिट। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट। देखो नेक्स्ट प्रॉफिट है it is the excess of total revenue over total expenses of a business enterprise of an accounting period. Profit increases the investment of the owners. Total revenue over total expenses. Total revenue minus total expenses, ये आपका प्रॉफिट होता है। टोटल रेवेन्यू मतलब सेल और ये टोटल कॉस्ट, ये आपका प्रॉफिट होगा। और अगर ये कम होता है और ये ज्यादा होता है तो आपका टोटल एक्सपेंस है तो लॉस हो जाएगा प्रॉफिट, लॉस हो जाएगा। परचेज The purchase means the terms purchase is used only for the purchase of goods in which the business deals. In case of a manufacturing concerns goods means acquiring of raw materials for the purpose of conversion into finished product and then sell. In case of trading concerns goods are those things which are purchased for resale. बेटा परचेज का मतलब होता है अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, आपकी फर्म मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग
तो आप जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो फिनिश गुड्स के लिए, रॉ मटेरियल आप जो परचेज कर रहे हो फिनिश गुड्स के लिए, अगर रॉ मटेरियल परचेज फॉर कन्वर्जन ऑफ फिनिश गुड्स, फॉर कन्वर्जन ऑफ फिनिश गुड्स, वो तो आपका परचेज होगा। अगर आपकी ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग फर्म, तो बेटा परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, अगर रीसेल के लिए आप परचेज कर रहे हो गुड्स का तो वो आपका बेटा परचेज होगा रीसेल के लिए। ये नहीं कि आपने जैसे मान लो फर्नीचर परचेज किया बिजनेस के लिए, बेटा अगर फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो, फर्नीचर रीसेल के लिए कर रहे हो, तो फिर आपका परचेज फर्नीचर की परचेज होगा। और फर्नीचर आपने केवल ऑफिस के लिए लिया है तो फिर आपको क्या करना बेटा, फर्नीचर को फर्नीचर ही लिखना है। आप मशीनरी का बिजनेस करते हो, मशीनरी परचेज सेल करते हो, तो फिर मशीनरी आपकी क्या होगी, परचेज होगी। और अगर मशीनरी का आप बिजनेस नहीं करते, मशीनरी केवल आप बिजनेस को चलाने के लिए ला रहे हो, तो फिर वो मशीनरी ही दिखाएंगे उसको, तो वो असेट्स हो जाएगी बेटा। तो परचेज का मतलब क्या हुआ बेटा, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो रॉ मटेरियल जो परचेज करेंगे फॉर फिनिश गुड्स के लिए वो आपका परचेज होगा। और ट्रेडिंग कंपनी है तो परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, रीसेल के लिए कर रहे हैं, वो आपका परचेज होगा। ये आपके परचेज हो गया कंप्लीट। आफ्टर देन परचेज रिटर्न, बेटा जस्ट इसका ऑपोजिट है परचेज का। जो आपने गुड्स परचेज किया है उसको अगर हम वापस सप्लायर्स को हम वापस रिटर्न कर देते हैं तो वो बेटा परचेज रिटर्न होती है। इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। सप्लायर्स को वापस रिटर्न कर देते हैं तो इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, परचेज रिटर्न भी बोलते हैं। ये आपकी बेसिक टर्म्स में बेटा परचेज रिटर्न तक कंप्लीट होगी। इसके बाद में नेक्स्ट अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।